तो भूपेंद्र यादव की बात सुने, उसके पहले मेरे पास नई जानकारी आ रही है। डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ आ गए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व IPS अधिकारी रह चुके हैं। अक्सर आप उनको जी न्यूज़ पर देखते भी हैं, विभिन्न चर्चाओं में, कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए। डॉक्टर अजय कुमार, स्वागत है आपका। सबसे पहले रुझान देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, बंगाल में जिस तरह से अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं, हम लोग को शुरुआती रुझान है, लेकिन हम लोग को उम्मीद थी कि और अच्छी रहेगी बंगाल में। असम में जो है थोड़ा सा जरूर जो है अभी शुरुआती रुझान से हम लोग को थोड़ा सा चिंता तो जरूर है, लेकिन अब ये शुरुआती है। तो रोहित जी, मुझे पूरा विश्वास है कि असम में हम लोग को उम्मीद है कि वो कांटे की टक्कर होगी। केरला में जो एंटी इनकम्बेंसी थे, केरला में 35 सीट के आसपास 5,000 वोट के नीचे तय हो जाती है। 40 और 50 सीट के जो निर्णय हैं या नतीजे जो आते हैं वो 5,000 वोट के ऊपर हार और जीत जो है 5,000 वोट के आसपास जो है तय कर लेती है। तो उस दृष्टिकोण से जो है केरल में जो है हम लोग को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि 10 बजे के आसपास जो है पूरी तरह से चित्र साफ नजर आने लगेगी। तमिलनाडु में जिस तरह से हम लोग को मुझे जो दिखाई दे रही कि DMK और कांग्रेस का परफॉर्मेंस साथ में अच्छा चल रहा है, और अगले 1 घंटे के अंदर जो हम लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि क्या क्या नतीजे हैं। चलिए, केरल में रुझानों में कम से कम LDF को इस वक्त बहुमत दिखने लगा है। 71 सीटों पर इस समय बढ़त दिख रही है LDF को। UDF 47 सीट पर आगे है, अन्य 11 सीटों पर आगे है। इस वक्त बीजेपी गठबंधन 2 सीट पर आगे है। तमिलनाडु में इस वक्त की जो स्थिति है वो कांटे की टक्कर वाली है। 28 सीटों पर AIADMK आगे, DMK 22 सीटों पर आगे, बीजेपी 1 सीट पर इस समय आगे दिख रही है। पुडुचेरी में कांग्रेस 1 सीट पर आगे इस वक्त दिख रही है। असम में बीजेपी 18 सीटों पर आगे चल रही है। जो 29 रुझान आ रहे हैं उसमें से कांग्रेस 8 सीटों पर, AIUDF 3 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। और पश्चिम बंगाल में 86 रुझान है, उसमें 60 सीटों पर TMC आगे चल रही है। बीजेपी 3 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है और कांग्रेस 14 सीटों पर इस समय आगे दिखाई दे रही है। ये इस समय आप देख सकते हैं केरल विधानसभा की स्थिति। अगर विधानसभा के अंदर देखी जाए तो ऐसी होगी सीटों के बंटवारे की स्थिति, जहां पूरा लगभग आप देख सकते हैं आधा लाल दिखाई पड़ने लगा, यानी कि बहुमत के दरवाजे पर LDF आ खड़ा हुआ है। वहां पर UDF 48 सीटों पर है, बीजेपी की गठबंधन 2 सीटों पर है और अन्य 11 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। सुमंत जी, 2 राष्ट्रीय पार्टियां देश की, और एक राष्ट्रीय पार्टी इस बात से खुश है कि चलिए हम बच गए हैं, कम से कम क्षेत्रीय पार्टियों का दामन पकड़ के इसी हमारी मौजूदगी जिंदा है। और दूसरी राष्ट्रीय पार्टी जो देश में सत्ता चला रही है वो इस बात से खुश है कि किसी राज्य में हमारा पेनिट्रेशन अब दिखने लगा। अब लोग कम से कम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें वहां तो कोई जानता नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा एकेडमिक्स में ले जाऊंगा। दरअसल हिस्ट्री या पॉलिटिक्स दोनों ही 2 फोर्सेस का एक तरह टकराहट होती है। एक तो फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा फोर्सेस ऑफ चेंज। कांग्रेस एक लंबे समय तक अपनी पारी खेल के एग्जॉस्ट हो चुकी है। उसके बारे में ये परसेप्शन बन चुका है कि अब ये फोर्सेस ऑफ चेंजेस की पार्टी नहीं रही है। और खासतौर पर हम जब देखते हैं कि देश के अंदर करीब एक बहुत बड़ा तबका जो है आपका यंगस्टर्स का है, फर्स्ट टाइम वोटर्स का है। अभी असम के अंदर मैं डेटा देख रहा था, करीब 31 लाख वोटर्स जो है वो फर्स्ट टाइम वोटर है वहाँ पर। ये बहुत अपेक्षाओं के साथ सामने है, ये सत्ता के साथ एक परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ पर थोड़ा विषांतर करते हुए बताना चाहूँगा, बिहार के अंदर ठीक यही हुआ कि नीतीश कुमार ने जो 2010 के चुनाव में जो नारा दिया कि एक बहुत परिवर्तन की बात करेंगे, लेकिन 2015 आते आते नीतीश कुमार के सामने ये संकट खड़ा हो गया कि जो उन्होंने नारे दिए थे, अगर आपको याद हो कि उन्होंने कहा था कि हम इथेनॉल की फैक्ट्री लगाएंगे, वो सिरे से गायब रहा। इवन ये कहा लगातार इलेक्शन कैंपेन में, उस इलेक्शन को मैंने भी कवर किया था, ये कह रहे थे कि जो है कांग्रेस जो है वो हमें एक सौतेला व्यवहार कर रही है। लेकिन हम जानते हैं कि वो उन्होंने फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी के साथ कंप्रोमाइजेस किए, पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस। तो बीजेपी एक उन्मेष दिखाती हुई पार्टी है, कि नारे दिखाती हुई पार्टी है, सपने देती हुई पार्टी है, महत्वाकांक्षा जगाती हुई पार्टी है। कांग्रेस के पास अभी चीजें नहीं बची है। तो कांग्रेस के साथ ये बाध्यता है कि वो राजनीतिक दलों के साथ अपने चेहरों को बदले। आपको नहीं लगता कि जब हम राज्यवार इस तरीके के एनालिसिस में जाते हैं, खास तौर पे आज 4 राज्यों का चुनाव है, इससे पहले भी 3 राज्यों का चुनाव हुआ था और फिर आगे आपके सामने 2 बड़े राज्यों का चुनाव खड़ा होगा, पंजाब का और उत्तर प्रदेश का, तो हमें इस तरह के
जो जजमेंट्स हैं उन पे थोड़ा सा अपने को रोक लेना चाहिए कि भाई ये खत्म हो गए और मैंने लोग इसलिए जो है कहा इन्हीं कि को प्यार कर रहे हैं। ये एकेडमिक्स वाले मैंने बात कर रहे थे। तमिलनाडु के अंदर आप देखिए, मैं भी थोड़ी देर पहले जब ब्रेक के बीच हमारी सुषमा जी से बातचीत हो रही थी, एक बहुत वाइटल इशू है कि जिसको कि एनालिसिस में नहीं मैंने नजरअंदाज कर दिया जा रहा है, लिकर वाला इशू। लिकर वाले इशू में देखेंगे AIADMK के जो परिवार टूट रहे हैं, और अम्मा एक बहुत बड़ी ताकत, नैतिक ताकत है, सांस्कृतिक ताकत है दक्षिण के अंदर। माँ का जो रोल है वो बहुत अहम है। ये हो सकता है किसी सेफोलॉजिस्ट या किसी सोशल स्टडीज का हिस्सा ना हो, लेकिन एक परिवार के, एक इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बड़ा हिस्सा है। ये सुषमा जी मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर बता सकती है। तो एक नेचुरल सपोर्ट मिल रहा है वो अम्मा की तरफ जा रहा है। ये जो चेंजेस हम देख रहे हैं, अभी मैं इसी बात कर रहा था, ये हो कैसे गया। 31 पर वो आगे चल रही है और 24 पर DMK गठबंधन आगे चल रहा है। राइट। तो लेकिन जो ये था कि एक वन साइडेड DMK लेके चली जाएगी, अम्मा की स्थिति बहुत माने जो भी हो सेकंड नंबर पर रहेंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि चुनाव के बाद वो बदलते नतीजे नजर आ रहे हैं। दूसरी बात आपने जो कही कि राज्यवार चुनाव, मैं कहूँगा नहीं, थोड़ा सा हमें इस बारे में थोड़ा सा अपना नजरिया बदलना चाहिए। युवा जो है ना वो ग्लोबल हो चुका है आज सोशल साइट्स की वजह से। रोहित सरदाना कोई पढ़ रहा है, हो सकता है कि जो है BBC किसी रिपोर्टर कोई पढ़ रहा है, वो लगातार कांटेक्ट में है। तो उसका जो परसेप्शन है बड़ा ग्लोबल है। वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को ये नहीं देख रहा कि मैं राज्य सरकार की नौकरी करूंगा, DTC भी जाऊंगा, फलाने जगह जाऊंगा। वो देखता है मल्टीनेशनल के साथ मैं कैसे जुड़ने जा रहा हूँ। इवन कि उसके जो फ्रेंड है वो भी न्यूयॉर्क के हैं, ये जापान के अंदर बैठे हुए हैं, डिफरेंट जगह बैठे हुए हैं, लैंग्वेजेस सीख रहा है वो। तो ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ये बहुत बहुत जबरदस्त ही अपना रोल प्ले कर रहा है। अब इसके डायनेमिक्स क्या है, इसके मैं उन शक्तियों की ओर आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है सुषमा जी, वो फर्स्ट टाइम वोटर, मेरे पास दबाव है कि हम वर्चुअल स्टूडियो चले, मेरे सहयोगी सचिन है, पर मैं ये सवाल छोड़ जा रहा हूँ ताकि वापस आके आपसे इसका जवाब लें कि वो फर्स्ट टाइम वोटर ये भी तो देखता होगा कि ममता बनर्जी के ऊपर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे। ये भी तो देखता होगा कि ममता बनर्जी के कितने सारे समर्थक थे जिनके नाम आए कि घर में बम बनाते हुए धमाका हो गया। वो ये भी तो देखता होगा कि मालदा में क्या हुआ। वो ये भी तो देखता होगा कि चुनाव के 10 दिन पहले एक पुल गिर गया जिसपे कहा गया कि ये तो भ्रष्टाचार का पुल था, उसके नीचे दब के इतने सारे लोग मर गए। क्या वो ये सारी चीजों को नजरअंदाज कर देता है जब वोट डालने जाता है? तो ममता बनर्जी वापस उतनी ताकत से आती है। वापस आ रहा हूँ, इस चीज को लेकर आएंगे वापस, तब आप विस्तार से रखिएगा अपनी बात। सचिन, क्या तस्वीर दिखा रहे हैं आप, दिखाइए। केरल लिए चलते हैं रोहित सबसे पहले, और जिन आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, रुझान जो कि आंकड़ों में तब्दील होते हुए और अपने साथ तमाम इश्यूज को छोड़ते हुए, इस वक्त केरल की स्थिति, हमारा ड्रोन ये कह रहा है कि बीजेपी प्लस, जो कि हर कोई कह यही रहा था कि भले दावे किए जा रहे हों कि उपस्थिति दर्ज होगी कि नहीं, 2 पर फिलहाल वो आगे चल रहा है। रुझान में ये बता रहे हैं LDF सीधे तौर पर बड़ी ताकत और सरकार बनाने के बेहद करीब। 70 सीटों पर LDF साफ नजर आ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी LDF UDF को बाहर करते हुए। UDF की अगर हम स्थिति देखें, ओमन चांडी जो कि सुबह काफी आश्वस्त थे, लेकिन नजर आ रहे थे कि उन्हें भी मालूम था कि कहीं ना कहीं इस बार नब्ज छूट सकती है हाथ से, 49 सीटों पर पीछे होते हुए। यानी केरल अपनी स्थिति साफ स्पष्ट दिखा रहा है। विधानसभा में LDF की वापसी होने जा रही है, लेफ्ट वेस्टर्न वापस आ रहा है, 11 अदर्स अन्य 11 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तमिलनाडु का रुख कर लेते हैं। तमिलनाडु के ऊपर बहुत ज्यादा रोहित, जिस महा एग्जिट पोल पे जब हम कह रहे थे DMK को एज मिल रहा था, लेकिन उसी इशू का आप इस वक्त रुख भी कर रहे थे। बीजेपी हालांकि 1 पर, सबसे पहले हम बीजेपी का आंकड़ा दिखाएं, 1 पर रुझान में आगे चलती हुई नजर आ रही है। AIADMK 29 सीटों पर, 57 के इस वक्त हमारे पास रुझान मौजूद हैं, और 29 में AIADMK नजर आ रही है, 26 में DMK। यानी कि तमिलनाडु में दोनों बड़ी पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर इस वक्त नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है। अब यहां से कौन एज ले जाता है, यहां से कौन इस बैटल को आगे लेकर के जाता है, ये धीरे धीरे स्थिति साफ होगी। फिलहाल हमारे पास तमिलनाडु के रुझान तो ये कह रहे हैं। असम रुख कर लेते हैं, जो कि बीजेपी के लिए सुबह से जहां से लड्डुओं की खुशबू आ रही थी, और खबर तो यही आ रही है कि रुझानों में जो 42 हमारे पास रुझान है, 126 में से बीजेपी के लिए खुश होने की खबर है। नॉर्थ ईस्ट में एंट्री करती हुई नजर आ रही, 26 में वो आगे चल रही है, नतीजों में तब्दील होंगे। और इस वक्त पुडुचेरी की बात कर लेते हैं। पुडुचेरी क्या हमारे पास 1 रुझान मौजूद है, और उस 1 रुझान में हालांकि बीजेपी और DMK अदर्स का भी कोई नंबर नहीं लगा है, लेकिन यहां पर अगर एग्जिट पोल का जिक्र करें तो एग्जिट पोल के मुताबिक यहां पर DMK का एज दिखाया जा रहा था। वेस्ट बंगाल का जिक्र यहां पर तो जैसे TMC एक बार फिर से वापसी की तैयारी, और जिस सवाल के साथ आप अपने पैनल के साथ पहुंचे थे उसी सवाल को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वो सब इश्यूज थे तो फिर कैसे ये यहां पर TMC इतनी बड़े तरीके से वापसी कर रही है। बीजेपी 4, 122 के रुझान है 294 में से, बीजेपी
4 पर इस वक्त नजर आ रही है। टीएमसी 85 बड़ी ताकत के साथ वापसी करते हुए, और एक गठबंधन हम जिसे कहें कि एक प्रयोग के तौर पर लेफ्ट और कांग्रेस का हाथ मिलाना फिलहाल के रुझान के मुताबिक देखा जाए तो फ्लॉप नजर आ रहा है 15 सीटों पर। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन। ये ड्रोन के जरिए आपने जो दिखाया है थोड़ा मज़ेदार लगा ये कि ड्रोन आ रहा है बार बार न्यूज़ रूम में और वो ड्रोन के जरिए नतीजे और रुझान दिखाई दे रहे हैं।